अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 9 मई के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, इसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रिस्पांस आया उससे मालूम यही होता है कि एक जो मुज़ाकरात का दरवाज़ा PTI कह रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल जाएगा, पहले तो उसकी तरदीद DGISPR की तरफ से की गई और कहा गया कि अगर एक ही रास्ता है जिसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी या कोई कबूलियत पैदा हो सकती है और वो रास्ता है माफ़ी मांगने का, क्योंकि जो गिरोह ऐसे वाक़यात में मुलव्वस हों जिसमें रियासत की तनसीबात पर हमले किए जाएँ या प्रोपेगेंडा किया जाए, इंतशार फैलाया जाए, उनसे बात नहीं हो सकती। बात सिर्फ सियासी प्लेयर्स के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद जो तहरीक इंसाफ का रिस्पॉन्स क्या था असद कैसर साहब के अल्फाज में, ज़रा ये सुने फिर इस पर बात करते हैं। तो इस बयान के बाद कहा यही जा रहा है कि शायद ये आखिरी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद होने के बाद तहरीक इंसाफ की फ्रस्ट्रेशन में भी इजाफा होता जा रहा है। इस सूरत हाल में DGISPR ने यह कहा कि 1 साल होने को है लेकिन अब तक जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा नहीं मिल सकी। तहरीक इंसाफ का क्लेम भी यह है कि उनको इंसाफ नहीं मिला, दीवार से लगाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत क्या करेगी और PTI को एक और जो इंटरनल चैलेंज दरपेश है शेर अफजल मरवत साहब की सूरत में, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें एक्स चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और साथ साथ ये कि वो PTI की करंट लीडरशिप के साथ नहीं चल सकते, ये कितना आगे जाएगा और क्या वो पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर देंगे, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया रऊफ़ साहब आपके वक्त का। बताइएगा, कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें तासुर यही मिला कि मुज़ाकरात के लिए कोई कम्युनिकेशन चैनल खोलने का इरादा नहीं है उनका, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर एक ही तरीका है जिससे कुछ ना कुछ रिवाइवल हो सकता है आपका और वो माफ़ी मांगना है, कंसीडर कर रहे हैं माफ़ी मांगने को आप? देखिए, हमारा रिवाइवल किसका होना है? हम एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी के तौर के ऊपर इस वक्त भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो रिवाइवल किस चीज़ का होना है हमारा? और दूसरी बात है कि माफ़ी किस चीज़ की? हम बारहा उनसे ये डिमांड कर चुके हैं। अपनी 9 मई के बाद हमने दर्जनों दफ़ा ये डिमांड की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाइए और जो इस मामले की इन डेप्थ तहकीक करे और देखे कि क्या मुहरकात थे, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, किसने करवाया और कौन रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद ही मामला आगे बढ़ सकता है, उसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई शख्स एक फर्द वाहिद खड़ा होकर कहे कि जी आप मुजरिम हैं, तो उससे कोई मुजरिम नहीं होगा। अगर फर्द वाहिद खड़ा होकर ये हुक्म सादर करे कि जी आपको ये सज़ा मिलनी चाहिए या आप माफ़ी मांगे, तो उससे ना सज़ा मिल सकती है और ना ही माफ़ी मांगी जा सकती है। तो पहले जो है एक प्रॉपर प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करें। 1 साल गुजर गया है, 1 साल का वक्त ज़ाया किया गया है। मैंने अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे हकायक जो थे के ऊपर से पर्दा उठाया है, जिसकी वजह से ये लोग जुडिशल जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाने से कासिर हैं। CCTV की फुटेजेस जो है वो गायब हो चुकी हुई हैं, उनको गायब कर दिया गया है। और मैंने ये कहा है कि वो उसी सूरत में गायब की जाती हैं जबकि किसी का जुर्म छुपाना हो। तो हम जानना चाहेंगे कि किन के जुर्म छुपाने की ये कोशिश की गई है। अदरवाइज इनके पास अगर हकायक हैं, जैसा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम किया गया है, तो हकायक जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश करें आपने और उसका फैसला कलामी की माजरत आपने कहा ना कि एक फर्द खड़ा होकर ये बात कर दे तो उसकी फिर वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर वो फर्द पाकिस्तान की सबसे पावरफुल एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो तब वो एक फर्द की बात तो नहीं है ना। वो तो खुद कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला, अब तक जिन लोग जो कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी, 1 साल गुजर गया। देखिए, मैं जब एक फर्द हूं लेकिन मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक पॉलिटिकल पार्टी की जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, तो मैं भी एक फर्द के तौर के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं एक अदारे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये इस तरीके से बात आगे नहीं चल सकती है। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्ट्रिक्चर्स होती हैं, एक लीगल स्ट्रिक्चर्स होती हैं, उनके मुताबिक बढ़ा जाता है आगे। जुर्म जो है, किसी का जुर्म साबित करने के लिए आप उसको अदालत में लेके जाते हैं, आप उसमें कोई जुडिशल कमीशन बनाते हैं, उसका जुर्म साबित होने के बाद ही उसको सजा दी जा सकती है। जुर्म साबित होने के बगैर सजा प्रोनाउंस करने का जो एक फेल है वो बजाते खुद एक मुज़क्का खेज फेल है। और बार बार के जी आप माफी मांगिए। भाई माफी किस चीज की मांगी जाए, जबकि हम कहते हैं कि हमने ये सारा काम किया ही नहीं। हमने कहा है कि ये 9 मई एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये करवाया है। और ये चीज अभी डिटर्मिन होनी है
अच्छा, ये किसी फर्द वाहिद के कहने के ऊपर डिटरमिन नहीं साहब, आप फुटेजेस की बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने भी कहा कि बहुत सी फुटेजेस तो खुद अपलोड की गई बहुत से हैंडल से, जैसे हसन न्याजी साहब की फुटेज है और लोगों की है जिसमें वो पतलून लहरा रहे हैं, इस तरह दीगर तोड़ फोड़ की फुटेजेस मौजूद हैं। उसके लिए भी आपको लगता है कि अभी भी टू माइंड्स में होना चाहिए और उस पर भी प्रोब होनी चाहिए कि आया ये लोग ये कर रहे थे या नहीं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये तमाम उनके पास जो शवाहिद हैं, जो वो क्लेम करते हैं उनके पास शवाहिद हैं, ये एक जुडिशल कमीशन के सामने पेश करें। हम तो नहीं रोकेंगे ना उनको, उसकी बेसिस के ऊपर वो जजमेंट लें जुडिशल कमिशन से, फिर उसको अदालत में लेके जाएं, सजाएं दिलवाएं। कौन रोक रहा है? 2014 से फिर शुरू होगी इन्वेस्टिगेशन। बगैर पहले प्रोसेस किए, ये जाने के किसने जुर्म किया है, ये जाने के किसने जुर्म करवाया है, आप सजा अनाउंस कर दें और कहें जी कि अब आप एक्सिक्यूट भी कर देंगे। ये जज, ज्यूरी एंड एक्सिक्यूशनर का जो कॉन्सेप्ट है सर, ये तो नहीं चलेगा ना। लेकिन अगर आप अदालतों को भी बी टीम करार मौजूद है पाकिस्तान में जिनका काम है ये चीज करना। आप राउत साहब, अगर आप कोर्ट्स पे भी राउत साहब अगर कॉन्फिडेंस लॉ के एन मुताबिक है, उसको परस्यू किया जाए। ठीक है, आप अगर कोर्ट्स पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रखते, आप एस्टैब्लिशमेंट के अलावा जुडिशरी को भी ये कहते हैं कि वो भी बी टीम बन चुकी है, तो फिर वहां से भी अगर कोई इस तरह का वर्डिक्ट आ गया जो आपको सूट ना किया, तो फिर क्या होगा? देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनेगा तो उसके वर्डिक्ट के ऊपर सब लोग उसको कबूल करेंगे। हम जुडिशरी के पास आज भी जा रहे हैं, हमारे मुकदमात सारे उन्हीं के पास पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन में पड़े हैं, ट्राइब्यूनल्स में पड़े हैं, हाई कोर्ट में पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, लोअर कोर्ट्स में पड़े हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ऑप्शन नहीं होता भाई। इश्यूज हैं, बिल्कुल इंसाफ के इश्यूज हैं इस मुल्क में, हमारे साथ भी हैं और लोगों के साथ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कोर्ट्स का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, हमारे मुकदमात उनके पास पेंडिंग है। और लेट मी टेल यू, लेट मी से दिस मच एटलीस्ट, मैं देख रहा हूं कि चेंज आ रही है, मैं देख रहा हूं कि जुडिशरी में चेंज आ रही है, मैं देख रहा हूं कि इंप्रूवमेंट की रेवोब्रेशंस जो है वो सुनाई दे रही हैं मुझे। अच्छा, मामला बेहतर होने को जा रहे हैं। इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखकर हमें इस किस्म के स्टेटमेंट्स प्रोनाउंस करनी पड़ेंगी। बगैर कोई वजह बताए, बगैर कोई प्रोसेस को फॉलो किए आप किसी को मुजरिम करार दे दें, भाई ऐसे मामलात आगे नहीं बढ़ते। राउत साहब, लेकिन एक नैरेटिव को लेके भी एतराज दिखाई दिया ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने नैरेटिव ये बनाया कि 8 फरवरी को सारी अवाम ने 9 मई की सपोर्ट में वोट दे दिया, तो सिर्फ आपको 18 मिलियन वोट पड़े हैं जो 7% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन है। सो हाउ डू यू रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल? मैंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी कि आपने अगर पॉपुलैरिटी गेज करनी है तो 2 तरीके हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में एक रेफरेंडम करा लें, देखें कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 2, अगर आप अपनी टाउटी पार्टी में से किसी को कहें जी 1000 बंदा इकट्ठा करें, हम उसके मुकाबले में 1 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे, 2000 करें, हम 2 लाख करते हैं, वो देख लें। ये चीजें जो हैं ये ऐसे नहीं डिटर्मिन होती भाई कि जी आप अपनी एक ऑब्जेक्टिव सामने रख के आप बैकवर्ड ऑपरेट करें और कहें जी कि इसकी वजह ये है इसलिए हम ये कह रहे हैं। ये नहीं होता। एक लीगल प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस को फॉलो करें। और अगर जुडिशल ये लीगल प्रोसेस की बात कर लें, वो कह रहे हैं 2014 के धरने से फिर शुरू करें, वो तमाम हकाइक भी इन्वेस्टिगेट करें। जी, मैं ये भी कहता हूं कि 9 मई को भी इन्वेस्टिगेट करें, साइफर को भी इन्वेस्टिगेट करें, बिल्कुल 2014 को भी करें, पार्लियामेंट पर हमला भी करें, बाकी तमाम चीजें जो हुई हैं, जो लोगों के घरों के ऊपर अटैक हुए हैं, लोगों को किडनैप किया गया है, लोगों को टॉर्चर किया गया है, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट हो, बिल्कुल हो। अच्छा, हम इसके हामी हैं। हम कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दीजिए, इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाइए, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन इससे पास और भी चीजें पड़ी हैं जो इन्वेस्टिगेशन होने के करने के काबिल हैं। सही, राउत साहब, इससे पेश करेंगे इस ट्रिब्यूनल के सामने। ठीक है, इससे होपलेसनेस नहीं आती? क्योंकि जिस तरह से हामिद खान साहब ने भी कहा कि अगर डील करनी है तभी बाहर आएंगे बानी पीटीआई, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो अब वो तो कह रहे हैं कि इंतशार वाले टोले से, प्रोपेगेंडा करने वालों से कोई बात हो ही नहीं सकती। ये तो होपलेसनेस की सिचुएशन नहीं है आपके लिए? इंतशार कौन फैला रहा है, प्रोपेगेट कौन कर रहा है? अगर मैं अपने बारे में कहूं कि मैं नहीं कर रहा तो वो क्रेडिबल नहीं होगा। लेट समबडी एल्स डिसाइड कि कौन क्या कर रहा है। लेट सम इंडिपेंडेंट पर्सन, इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल, इंडिपेंडेंट पैनल डिसाइड हु हैज डन व्हाट। देखिए, मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं एक चीज को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये किसी शख्स वाहिद के कहने के ऊपर फैसले नहीं होंगे, शख्स वाहिद के कहने के ऊपर सजाएं नहीं होंगी, शख्स वाहिद के कहने के ऊपर मुल्जिम नहीं गर्दाने जाएंगे। इसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल / लीगल प्रोसेस परस्यू करना पड़ेगा, उसके बाद ही मसले का हल निकलेगा, उससे पहले नहीं निकल सकता।
चलें, ठीक है, उस पर तो आपकी जो डिमांड है वो काफ़ी क्लियर है, लेकिन इसके अलावा जो एक इशू दरपेश है वो मरवत साहब के बयानात हैं। आज भी उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी राह में रुकावट बन रहे हैं कुछ लोग और मैं इस लीडरशिप के साथ चल नहीं सकता। तो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि लीडरशिप कबूल नहीं है मुझे पार्टी की। देखिए, ये उनका बयान है, अगर वो नहीं चल सकते तो ये फैसला उनका है, ठीक है। नंबर एक, उनको मुलाकात से नहीं रोका गया। किसी ने नहीं रोका, कोई रोक ही नहीं सकता। वो तो शिबली फराज साहब को अक्यूज कर रहे हैं। खान साहब ने उनसे मुलाकात नहीं की। अच्छा, अब ये है कि उसके बाद वो बाहर निकल के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए, ये उनकी जाती स्टेटमेंट है। अब मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एहतजाज के बारे में फिर क्या पॉलिसी है तहरीक इंसाफ की? वो कह रहे हैं कि मसला ये है, मैं एहतजाज करना चाहता हूं अपनी पार्टी को इंसाफ दिलाने के लिए, मेरे साथ ये खड़े नहीं होते। एहतजाज शुरू हो चुका हुआ है जी, कल भी एहतजाज होगा। उसके बाद हमारे जलसे जुलूस हो रहे हैं। एहतजाज इसलिए नहीं हो रहा कि हमें इजाजत नहीं मिल रही। अब हमने फैसला किया है कि हमने एहतजाज इन एनी केस करना है। उसके लिए हमें कोर्ट्स भी जाए, हम चले गए हैं, कोर्ट्स में भी जा रहे हैं। हमने परमिशन के लिए कोर्ट्स में भी अप्लाई किया है। तो हम बाहर सूरत कल से हमारा एहतजाज का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। तो ये कहना कि हम एहतजाज नहीं करना चाहते, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सदाकत है। और ये रऊफ साहब, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, इस पे पहले उनका नाम आया, फिर रिमूव कर दिया गया। शेख वकास साहब देखा जाए तो आपकी अर्ली स्ट्रगल का हिस्सा नहीं थे। तो अब प्राइमरीली अगर ये चीज़ भी देख लें कि ऑर्गेनिक जो लीडरशिप है पीटीआई की, उसको ओहदे नहीं मिल रहे, तो इस बात में सदाकत तो है फिर? देखिए, ये खान साहब का फैसला है। उन्होंने ये मामला जो है वो पॉलिटिकल कमेटी को रेफर किया था। पॉलिटिकल कमेटी ने उसको एग्जॉस्टिवली डिबेट किया, डिस्कस किया, उसके ऊपर फिर फैसला किया और फैसला खान साहब को हमने उनको भिजवा दिया था। उसके बाद उन्होंने उसको इंडोर्स किया है और वकास साहब को पीएससी का चेयरमैन नॉमिनेट किया गया है। अब इसके ऊपर किसी और पार्टी का, जो कि एक इंटरेस्टेड पार्टी है, उसका कोई और कंटेंशन है तो वो उसकी हो सकती है, उसकी एक जाती ओपिनियन हो सकता है। वो जो भी कहना चाहें, कौन कितनी देर से पार्टी में है, बेसिकली वो सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन विद द पार्टी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। नहीं तो चेयरमैन शो कॉज क्यों नहीं कर सकता है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो उसकी लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, डेप्थ ऑफ कमिटमेंट क्या है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको देखना चाहता है। और उसकी रेलेवेंस कितनी है, उसका कॉम्पिटेंस कितना है, ये चीजें भी देखनी होती हैं, जो कि पॉलिटिकल कमेटी ने गेज किया और उसके बाद ही फैसला करके खान साहब को वापस भेजा। सही। तो अगर खान साहब के जो फैसले हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, मरवत साहब अपोज कर रहे हैं, तो शो कॉज क्यों नहीं करते? डिसिप्लिनरी एक्शन तो होना चाहिए फिर, अगर कोई पार्टी लाइन कोई फॉलो नहीं कर रहा। वो वक्त के साथ जो भी इस किस्म का काम करना होगा, करना पड़ेगा, तो वो करेगी जी, पार्टी करेगी। अच्छा, और ये जो डोनाल्ड ब्लूम साहब के साथ मुलाकात हुई है उमर अयूब साहब की, अब इस पे भी आपके नाक़दीन कह रहे हैं कि जो बयानिया तश्कील दिया गया था वो यही था कि यही वो एंटिटीज़ हैं जिन्होंने आप लोगों को इक़्तिदार से हटाया है। अब बात तो इनसे हो गई, लेकिन शिकायत आपने की कि हमें राइट्स नहीं मिल रहे, गालिबन यही कहा कि यहाँ पर हम ज़ेरे अताब हैं, और असिस्टेंस मांगी उनसे आपने? देखिए, ये इनिशिएटिव जो था वो अमेरिकन एम्बेसडर का था। ये फॉरेन ऑफिस के थ्रू जो है, ये जो मीटिंग जो है वो ही वांटेड टू कॉल ऑन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब साहब। तो उस मीटिंग में हमारी तरफ से उमर अयूब साहब के अलावा गौर साहब थे, असद उमर साहब थे और मैं था, और अमेरिकन एम्बेसडर साहब तशरीफ लाए थे, उनके साथ उनका पॉलिटिकल ऑफिसर जो थे वो भी मौजूद थे। ये उनका इनिशिएटिव थे और हम उसके बाद मुलाकात की। हमने पाकिस्तान में जो स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसको डिस्कस किया था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस किया था, पाकिस्तान में जो राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उसको डिस्कस किया था, और जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द यूएस की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के बारे में, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, बिल्कुल की थी। इकोनॉमी के बारे में बात की थी। ये सब चीजें डिस्कस हुई। हमने मदद किसी से नहीं मांगी। अच्छा, हमने सिर्फ फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। लेकिन आपके जो फैक्ट्स की बेसिस मौजूद है वो जी, आपके जो नाक़दीन है वो ये कहते हैं ना कि जो आपका एंटी डिस्कस किया, ठीक है, एंटी अमेरिकन जो आपका एक सेंटिमेंट को प्रोवोक करना था, उस पर अब यही कहा जा रहा है कि जिस तरह इंटरसेप्ट में एक आर्टिकल आया और उसमें भी ये रिपोर्ट किया गया कि अमेरिका कंसर्न्ड है आपके एक्स चेयरमैन की सिक्योरिटी के बारे में, तो लोग कह रहे हैं ये तो आयरॉनिक है, लगता है कि फिर वो सब हकायक नहीं थे जो हम तक पहुंचे हैं। ये अपनी जगह हकायक वो भी थे, उनसे मिलना जो है वो भी एक हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी जमात है
और ये हुकूमत में इसको आना चाहिए। और अब ये जो सीटों के बारे में जो फैसले हुए हैं अदालतों में, उसके बाद हम पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, और वी आर द गवर्नमेंट इन वेटिंग। सो गवर्नमेंट इन वेटिंग होने के नाते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। उसमें दोस्त ममालिक के साथ, जिनके साथ पाकिस्तान के ट्रेडिशनल ताल्लुकात रहे हुए हैं, उनके साथ ताल्लुकात को मेंटेन करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको एक्सपैंड करना, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारे बिल्कुल रिजर्वेशंस नहीं है, मैं उनको डिनाई नहीं करता, बिल्कुल हमने पब्लिक डोमेन में आके उन रिजर्वेशंस को एक्सप्रेस किया है, बट देन देयर आर थिंग्स यू नो व्हिच बिलोंग टू द पास्ट। आपको आगे बढ़ना है, आपने आगे मूव करना है, आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, आपने मुल्क को आगे मूव करना है। सो उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को करनी पड़ती है। और रऊफ साहब This meeting with the American ambassador should also be viewed in that context. ठीक है, 9 मई के दिन जिस तरह क्लेम कल DGISPR ने भी कहा कि उनकी तनसीबात पर हमले किए गए, तो अगर उसी दिन आपने एहतजाज का ऐलान किया है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो इसके पीछे नैरेटिव क्या है कि उस रोज जो कुछ हुआ वो आपने नहीं किया, या फिर ये नैरेटिव है कि आपने सफर किया और किसी ने नहीं किया 9 मई के वाकयात के बाद? नंबर 1, हमने नहीं किया। नंबर 2, ना करने के बावजूद उसकी सजा हमें दी जा रही है पिछले 1 साल से। अच्छा, जो हमारे साथ हुआ है वो आपके सामने है, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे ऊपर रियासत का जबर और फस्तायत जो है वो नाजिल की गई, वो भी आपके सामने है। जिस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया, किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशन जो है वो चेंज करवाई गई, एंड सो मेनी अदर थिंग्स बेसिकली। तो हमारा हक बनता है कि हम अपनी आवाज उठाएं एक पुरअमन तरीके से। ठीक, वो हम करने जा रहे हैं। लेकिन कल रात से हमारे लीडर्स के घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये रियासत की फस्तायत का मुजाहरा है, ब्लेटेंट मुजाहरा है, नेकेड मुजाहरा है। ये वैसे किसके घर पे हमें हमारे बेसिक राइट से डिप्राइव किया जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो आइन हमें देता है, वो हमें डिनाई किया जा रहा है। ये रेड्स वैसे किसके घर पे हुई हैं अब तक? फैसलाबाद में रेड्स हुई हैं, लाहौर में हुई हैं, कराची में हुई हैं। साहिबजादा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके जो चेयरमैन है, उनके घर पे रेड हुई है। अच्छा। पिंडी में रेड्स हो रही हैं, रावलपिंडी में रेड्स हो रही हैं, और शहरों में रेड्स हो रही हैं, लगातार रेड्स हो रही हैं कल रात से। ठीक है रऊफ साहब, आखिरी सवाल, ये जिस तरह से असद कैसर साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, कोट एंड कोट अपने बाप से माफी नहीं मांगते, किसी और से क्या मांगेंगे? आपको लगता है इससे पॉलिटिकल टेम्परेचर अगर कम नहीं होता तो उसका नुकसान तो सबको होगा? इज दिस द वे टू डील विद दिस? देखिए, उन्होंने पूरी स्टेटमेंट उनकी कीजिए। हम अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते, हम एहतराम करते हैं। आप आधी स्टेटमेंट उनकी बोल रहे हैं। अच्छा। हम एहतराम करते हैं, ये पश्तून कल्चर है। पश्तून कल्चर में लोगों का एहतराम किया जाता है। हम भी एहतराम करते हैं, अपने अदारों का एहतराम करते हैं। हम पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का एहतराम करते हैं। सही। हम उनको स्ट्रांग देखना चाहते हैं, हम उनको प्रॉस्पर होते हुए देखना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो और बढ़े आगे और ताकतवर हों, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने खत्म करना पड़ेगा। ये हमारी कंटेंशन है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, यहां किसी अदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, तो वो सिर्फ इसलिए है कि हम हालात को बेहतर करना चाहते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हालात को बेहतर करना चाहती है। खान साहब हालात को बेहतर करना चाहते हैं, और हम फील करते हैं कि ये सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए, ये सिर्फ इंटरेक्शन के जरिए हो सकता है, इल्जाम तराशी से नहीं हो सकता। सही। शख्स से बाहर की इल्जाम तराशी मीनिंगलेस है। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। बात करने से ही मामला हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि 9 मई को एहतजाज करेंगे कि हमारी पार्टी अब भी ज़ेरे अताब है, और हम पर जो एक्यूजेशन है उसको साबित किए बगैर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो अब देखना यह है कि कल PTI किस मैग्नीट्यूड में इस एहतजाज को कर सकती है और कितनी स्पेस हुकूमत उनको प्रोवाइड करती है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के वफ्द की जो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ साथ ये कि PTI जो अब ये कह रही है कि सियासत में सिर्फ सियासी पार्टियों को होना चाहिए, अपने इस मुतालबे पर क्या ये कहा जा सकता है कि जो पहले माजी की उनकी पॉलिटिक्स थी जिसमें उन पर हाइब्रिड सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया गया, क्या वो उससे अब आगे बढ़ चुके हैं, और जो उनका क्लेम है उसमें कितने ऑनेस्ट हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं साबिक सफ़ीर और तजिया निगार हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया हक्कानी साहब आपके वक्त का। बताइएगा, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिबन आपने भी देखी होगी DGISPR की, ये जो क्लैश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें एक इदारा जो कहता है कि 9 मई को हमने सफ़र किया, हमारी तनसीबात पर हमले हुए,
और एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इंतशारी टोला है, उससे बात नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर तो कम होने की बजाय बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे जो पीटीआई का रिस्पॉन्स आया वो भी खासा रेडिकल था। देखिए, रेडिकल जो रिस्पॉन्स होता है उसके नतीजे में या तो रेडिकल रिस्पॉन्स देने वाले को अपनी कुव्वत पूरी तरह दिखानी होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि दूसरी साइड भी अपनी पूरी कुव्वत दिखा सकती है। तशद्दुद से कभी कोई मसला हल नहीं हुआ, ताकत के मज़ाहिरे से बात नहीं बनती। आखिर में तो सबको मुफाहमत के रास्ते पर जाना होगा। लेकिन पहले सियासी जमातों में अगर मफाहमत हो जाए तो इदारे से बात करना उनके लिए आसान होगा। और ये जो एक नुक्ता नज़र है कि एक ग्रोह जो है वो इंतशारी टोला है, ये उस ग्रोह के अलावा बाकी सबकी राय बनती जा रही है, जो कि बदकिस्मती की बात है। तो किसी भी सियासी कुव्वत को दीवार से नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन सियासी जमातों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने आप को दीवार से ना लगा लें। आपने वो जुमला सुना होगा पीटीआई के एक रहनुमा का कि हम तो अपने बाप से माफी नहीं मांगते। जी जी। ये जो लहजा है, ये लहजा जो है ये मफाहमत करने वालों का, बातचीत करने वालों का नहीं होता। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक और मामला हल कर दिया, वो ये है कि पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि जी हम सियासी जमातों से तो बात करेंगे नहीं, लेकिन हम इदारों से बात करने के लिए तैयार हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उसका जवाब दे दिया है कि अगर आपको मफाहमत करनी होगी तो सियासी जमातों से करनी होगी, और उसके बाद हमारे साथ तो आपको ये बात करनी होगी कि आपने जो इंतहाई मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उस इंतहाई मौक़िफ़ के नतीजे में हम क्या रिएक्शन दें। ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। इसमें ये बात नहीं है कि मेरी ख्वाहिश क्या है। आपको पता है, मैंने किताबों में ये लिखा है कि पाकिस्तान में आईन की बालादस्ती होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, और सबको अपनी अपनी हदूद में काम करना चाहिए। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, तज्जिया मेरा ये है कि हम उस रुख पर जाते नजर नहीं आ रहे। तो इसमें जो डोनाल्ड ब्लूम साहब से मुलाकात होती है पीटीआई के वफ्द की, आपको लगता है कि वो कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है वहां से, अगर एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करना चाह रही तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अमेरिकनों ने कभी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में उस तरह से मुदाखलत नहीं की जिस तरह पाकिस्तान की सियासी जमातें चाहती हैं। ये लोगों की गलतफहमी है। एक दो मौक़े ऐसे आए और उसमें भी बहुत ही पीछे पीछे उन्होंने किरदार अदा किया है। इस वक्त अमेरिका का पाकिस्तान पर कोई उस किस्म का लेवरेज नहीं है। मसलन जब सदर मुशर्रफ को ये कहा गया कि आप सदारत छोड़ें या आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ें, दो में से एक, ये दोनों आप साथ साथ नहीं रख सकते। इसके बारे में एक्चुअली सदर बुश ने मुझसे बात की थी और मुझे बताया था कि ये किस तरह हुआ। तो उस वक्त उनके पास लेवरेज था कि हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे, हम आपकी सपोर्ट बंद कर देंगे। इस वक्त पाकिस्तान को ना इमदाद मिल रही है, ना कोई बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकी सपोर्ट मिल रही है। तो हमारे इदारे भी अमेरिका के किसी दबाव को नजरअंदाज कर सकते हैं और अमेरिकनों को ये बात पता है, इसी वजह से वो कोई दबाव नहीं डालेंगे। देखिए, ये जो मुलाकात है ना, ये एक रूटीन का मामला है। अगर आप तारीख में जाएं, और ये बदकिस्मती हो गई है कि अब पाकिस्तान में सहाफत में कोई जाके पिछली चीजें देखता नहीं है। हर इलेक्शन के बाद हमेशा अमरीकी सफीर दफ्तर खारजा से कहता है कि हमारी वजीर आजम से मुलाकात कराओ, हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात करो। ये 1988 से मैं तो देख रहा हूं कि हमेशा यही होता है। तो इसमें कोई यूनिक बात नहीं हुई है कि इसकी वजह से कोई अचानक ये होगा कि सदर बाइडन कहेंगे कल कि जी मैं 7वां बहरी बेड़ा इस्लामाबाद कराची के पोर्ट की तरफ भेज दूंगा और इस्लामाबाद पे बमबारी कर दूंगा अगर आपने इमरान खान को रिहा ना किया और उसको हुकूमत में हिस्सा ना दिया। ये खुशफहमियां हैं, और ये उन लोगों की खुशफहमियां हैं जिन्होंने सारी सियासत को एक फर्द के गिर्द घुमाना शुरू कर दिया। सही, लेकिन कानी साहब, इंटरसेप्ट में एक आर्टिकल आता है जिसमें वो उन्होंने चक शूमर का हवाला दिया हुआ है जो डेमोक्रेट के सेनेटर हैं। तो वो ये कह रहे थे कि एक सफ़ीर से, पाकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात होती है और उसमें जिक्र ये किया गया कि खान साहब की सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका की अहम तरजीह है, कोट अन कोट। तो ये भी आपको लगता है कि कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता अमेरिका का इस सारे केस? देखिए, पहली बात तो ये कि इंटरसेप्ट के बारे में मैं ये अर्ज करूंगा कि इंटरसेप्ट अमेरिकी जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर एक बहुत ही मार्जिनल पब्लिकेशन है। ये बिल्कुल एक बाएं बाजू की पब्लिकेशन है, और ये इमरान खान साहब को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि उन्होंने वो पूरी थ्योरी जो थी कि अमेरिका का कोई किरदार था उनको हटाने में, वो इस पब्लिकेशन ने कबूल की है बगैर किसी सबूत के, हालांकि उसमें उन्होंने क्वालिफायर्स डाले।
अच्छा, तो इसका तो फिर हमेशा ये होता है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को ये क्वेश्चन करते हैं। और वैसे भी देखिए, ये ना अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का कोई तर्जुमान अखबार है, मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट तो नहीं है, ना वॉल स्ट्रीट जर्नल है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये हमारे यहाँ जिसको कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं क्लचिंग एट स्ट्रॉज, डूबते के का सहारा, ये वो ढूंढे जा रहे हैं। मुझे कोई ऐसा यानी इंडिया नहीं मिल रहा कि मैं ये समझूं कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत में गहरी तरह से मुलव्विस होकर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को कोई रिलीफ दिलाएगा। उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, ये मेरी राय है। मेरा ये ख्याल है कि जमहूरियत का तकाजा है कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात को दीवार से ना लगाया जाए, किसी ग्रोह के साथ इस कदर ज्यादती ना की जाए कि उसके बाद मुल्क में सियासत रेडिकल रुख पे चली जाए। ये तो हुसैन हक्कानी की राय है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हुसैन हक्कानी का तज्जिया क्या है, तो मेरा तज्जिया यह है कि इस वक्त ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि कोई भी बड़ी कुव्वत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में किसी को रिलीफ दिलाएगी। तो हक्कानी साहब, ये इस चीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है जो DGISPR ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो फिर 2014 के धरने से शुरू करें? ये बड़ा मीनिंगफुल बयान है आपको लगता है? क्योंकि इस पे आपको क्या लगता है कि देखिए, उन्होंने जी उन्होंने एक इशारा दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि देखो, ये बयानियां बनाना बड़ा आसान है, तुम्हारे पास बच्चे मौजूद हैं तो सोशल मीडिया पे शोर मचाते रहते हैं, उनकी तुमसे मोहब्बत का ये आलम है कि वो समझते हैं कि तारीख ईजादी उस दिन हुई थी, पाकिस्तान का क़याम उसी दिन हुआ था जिस दिन उन्हें तुमसे मोहब्बत हुई थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तारीख नहीं पता, और हमें ये तारीख पता है कि 2014 के धरने में जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो उस वक्त DGISI थे वो तुम्हारे पीछे थे, और तुम मुतालबा कर रहे थे कि उंगली उठाए अंपायर, और अंपायर से तुम्हारी मुराद आर्मी चीफ था, और आर्मी चीफ ने उंगली नहीं उठाई, इसी वजह से तुमने धरना खत्म किया। तो हमें वो तारीख पता है। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो बतौर इदारे के फौज की तरफ से ये पैगाम मिल गया है कि तुम कुछ हमारे एहलकारों के बेनिफिशरी भी रहे हो, और कुछ के साथ तुम्हारा एक किस्म का तजाद भी बना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हमारे इदारे के ऊपर उस तरह से हमला शुरू कर दो जिस तरह तुमने शुरू किया है। अच्छा हक्कानी साहब, ये बहुत सी पार्टियां पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसके बारे में आप भी लिख चुके हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं आइडियोलॉजिकली। मुस्लिम लीग नवाज़ की अगर 90s की, आप अर्ली 90s की आइडियोलॉजिकल बेंट देखें, वो अब आकर कुछ और हो गई 2013 के बाद। आपको लगता है कि PTI ने कुछ ना कुछ इवॉल्व किया है? उनके तर्जुमान कह रहे हैं कि हम अगर बात भी करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से तो इसलिए कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करें। और खान साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ये रिस्पॉन्ड किया है कि खुदारा सियासत से निकल जाएं, हम ये कह रहे हैं। आपको लगता है दे मीन इट? ये उनकी बात उसी वक्त मेरा ख्याल है कि बाकी सियासी जमातें कबूल करेंगी जब वो ये मान लें कि बाकी सियासी जमातों को भी एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में निशाना बनाया है और वो भी गलत था। वो उन्होंने अब तक नहीं किया। जो PTI के बयानिए में सकम है वो ये नहीं है कि उन्होंने अब सियासत में फौज की मुदाखलत पे तनकीद शुरू कर दी है। सकम यह है कि वो माजी की उस मुदाखलत को कबूल करने को तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में उन्होंने वो बयानिया बनाया जिसके अंदर जो बाकी बड़ी पार्टियां हैं उनको चोर डाकू कहा गया। वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलने पर तो आमादा हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये माफी नहीं मांगी कि हम मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहा करते थे। वो अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो ये माने कि मुस्लिम लीग के साथ 2018 में ज्यादती हुई और पीपल्स पार्टी में 1977 से लेके और 2008 तक मुसलसल पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। ये बातें जब आप नहीं तस्लीम करेंगे तारीख के बारे में और अपने हरीफों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो जमहूरियत में तो हुकूमत भी होती है, अपोजिशन भी होती है। उसमें यह मौकफ नहीं होता कि मैं हक हूं बाकी लोग बातिल हैं और मैं एस्टेब्लिशमेंट से इस पर बात करूंगा कि मेरे हक को कैसे कबूल किया जाए। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन हक्कानी साहब मौजूद थे और उनका कहना यही था कि PTI अपने इस बयान पर कि वो नहीं चाहते कि सियासत के अंदर सियासी जमातों के अलावा किसी और का रोल हो, इसमें सीरियस है, तो फिर उनको मानना पड़ेगा कि उनके मुखालिफिन के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई वो भी उसी नौयत की थी जो कि वो अपने साथ होने के बारे में क्लेम कर रहे हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की तरफ से कल 9 मई के रोज़ एहतजाज की कॉल दी गई है। हुकूमत इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? और दूसरी चीज़ ये कि 9 मई में जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ एक तो जुडिशल कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या हुकूमती सतह पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि इसमें किस पर कसूर आना चाहिए? और जो क्लेम किया जाता है PTI की तरफ से कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उसको
नलिफाई करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। शुक्रिया अकील साहब आपका। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, उसमें जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो यही था कि 1 साल गुजर चुका है, अब तक यही तयन ये कर नहीं पा रहे कि वो क्राइम हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये तो ग्रीवेंस लग रही है, उनकी गिला लग रहा है। दूसरी तरफ PTI है जो ये गिला कर रही है कि हमारे कारकुनान ज़ेरे अताब हैं, दीवार से लगाया जा रहा है। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि तहकीकात करवा के इस मामले को सेटल करे, ताकि पता चले कि ये जो PTI कह रही है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इस पर कुछ साबित हो, उनको एक्यूज़ कर सकें। फिर आप मुजम्मिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली तो बात यह है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बात वाजे कर दी कि इंसाफ उनको भी नहीं मिल रहा, क्योंकि एक मखसूस सियासी जमात है जो सारे 9 मई के इंसिडेंट के बाद ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से जो है इन्होंने पिटिशन फाइल की और वहाँ से इंजेक्टिव ऑर्डर भी लिया कि कोई इसमें हतमी फैसला अदालत मिलिट्री कोर्ट जो है वो ना दें जब तक जो है इस केस की सुनवाई या इसके इख्तिताम तक नहीं पहुँचता इसका फैसला इस केस का। तो हुकूमत की जिम्मेदारी तो कोर्ट के मैटर्स में मेडल इन तो नहीं हम कर सकते। अब वहां पे एक पिटिशन है, वो पिटिशन हुकूमत तो नहीं लेके गई, वो पिटिशन तो PTI की पार्टी के लोग ही लेके गए हैं। और अगर PTI की अपनी कोई ग्रीवियंसेस हैं कि हमारे लोगों को बगैर किसी वजह के पकड़ा है, तो ये ऐसी भी बात नहीं है। जो फौजी तनसीबात पे हमले किए गए और जहां जहां CCTV कैमरा की आंख से देखा गया, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। सेफ सिटी कैमरास जो लगे हुए हैं, वो जिस तरह इन्होंने तोड़ने फोड़ने की कोशिश की थी, इनकी अपनी वीडियोस हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि मंजरे आम पे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हैं। वो तो कह रहे हैं फुटेजेस आपने जाहिर कर रही हैं कि इनके लोग और वो लोग वहां पे मौजूद थे। देखिए, ये कहते हैं इस चीज का पहले तयन कर लेना, ये कहते हैं कि हमें CCTV फुटेज दिखाई जाए। CCTV फुटेज जो है वो तो एडमिसिबल एविडेंस है, वो अदालत में पेश होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स का अपना काम छोड़ के आपको मीडिया ट्रायल फराहम किया जाए, तो ये तो नहीं हो सकता। कानून के कुछ पैरामीटर्स हैं, किसी दायरे में रह के काम करना है। मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनका अपना काम है, वो जैक के जरिए चलते हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि वो लोग जो मिलिट्री कोर्ट्स में या इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो 9 मई का सानिया था, जो अरेस्टेड हैं, वो कोई उनकी ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है या फेयर ट्रायल की वायलेशन, अगर कोई ऐसी बात है तो डेफिनेटली उसको भी मंजरे आम पे आना चाहिए। लेकिन अकील साहब ये DGISPR ने DGISPR ने जो ये कहा कल के इनको 8% 7% वोट मिला है, इसके रिस्पांस पे रऊफ हसन साहब ने कल भी ये बात की, हमारे प्रोग्राम में भी अभी कुछ देर पहले ये बात की कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी नहीं है और उन जमातों की हैं जो कि टाउट हैं, ये कोट एंड कोट ये बोला उन्होंने, तो आप जलसा करवा के देख लीजिए, हम साबित कर देंगे पॉपुलर कौन है। देखिए, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है, पॉलिटिकल गिमिक तो हो सकता है, लेकिन ये बात इनको वाज़े तौर पे ज़हनशीन करनी चाहिए कि इनको अवाम ने अभी हाल ही में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें इनको अवाम ने बुरी तरह रद्द किया है। इनकी जो सेल्फ इन्फ्लेटेड और एक गुब्बारे में हवा की तरह ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी है, इनकी पॉपुलैरिटी तो नजर आ गई थी। आपको वो टाइम भी याद होगा कि ये तकरीबन 3.5 साल के इख्तिताम पे जो इनका दौरा हुकूमत था, उसके बाद लोग इनसे नफरत करना शुरू हो गए थे। और उस सारी सिचुएशन में जिसमें इन्होंने IMF का कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, उसके बाद जिस तरह की स्टेटमेंट्स इनके लीडर्स ने दी, जो हरकत की और जिस तरह इनका हुकूमत चलाने का तर्ज था, वो तो यकीन जाने के अफसोस से भरा हुआ था। और कभी किसी सियासी जमात ने मेरे ख्याल से इतनी बैड गवर्नेंस और इतनी बुरी तरह हुकूमत को नहीं चलाया जितना इन्होंने चलाया। चलें वो अब जो डेडलॉक है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, टीम्स हैं। अकील साहब, जो डेडलॉक है इसको भी तो रिजॉल्व करना है ना। आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी ने करना है, वो चार्जशीट है इनके खिलाफ। हाँ, आप कह रहे हैं जुडिशरी ने इन्वेस्टिगेट करना है। अब जिस तरह से निगरान सेटअप के अंदर भी काबीना कमेटी बनाई गई थी 9 मई के वाकयात की इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपके पास ये ऑप्शन तो है कि आप तहकीकात काबीना के लेवल पर तो करवा सकते हैं। देखें, अगर ये हमारे से आके कोई निगोशिएट करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो आए फिर प्रॉपर तरीके से बात करें। ये टीवी पे बैठ के, ये सोशल मीडिया के थ्रू, कल DGISPR साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात थी। उन्होंने कहा अगर बनाना चाहते हैं, पहली तो बात है कि जुडिशियल कमीशन उसमें बनती है जिसमें कोई अभाम हो। इस 9 मई के अनफॉर्चुनेट वाकये में तो कोई अभाम नहीं है।
वाज़े तौर पे मंजर आम पे चीजें नजर आ रही हैं, जो जो लोग इन्वॉल्व थे वो नजर आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी ये कहते हैं तो आए 100 बिस्मिल्लाह बैठे हमारे साथ और तय करें उसके TOR जुडिशल कमीशन के। लेकिन जुडिशल कमीशन का फिर काम जो TORs में है वो सिर्फ 9 मई का नहीं होगा, वो काम शुरू होगा 2014 से। जो धरना शुरू किया गया था उसके मुहरकात क्या थे, उसके पीछे कौन लोग थे, इनकी पुष्ट बनाई उस टाइम पे किसने की थी, ताकि अवाम के सामने तमाम तर चीजों को बिल्कुल। अब 9 मई जो है वो कल वो एहतजाज करने जा रहे हैं। पहले तो ये बताइए कल फिर उनको कुछ ना कुछ अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने की स्पेस दी जाएगी कि नहीं, या कल भी क्रैकडाउन होगा? देखें क्यों 9 मई क्यों, क्या वो 8 मई क्या 10 मई को नहीं कर सकते? क्या पूरी कौम का सर शर्म से नहीं झुका 9 मई के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स पे? मैं यकीन करें मुजम्मिल साहब सोच रहा था शायद इन्होंने इस पूरे 1 साल के पीरियड में अपना लेसन लर्न कर लिया होगा, लेकिन अभी भी इन्होंने कुछ नहीं सीखा। ये वो चीज उस पे नहीं आ रहे कि 9 मई इन्होंने चूज की। और देखें शोहदा की जिस तरह इन्होंने उनके मुजस्समों को मस्मार किया, जिस तरह फौजी तंजीबात पे हमला किया, वो तमाम तर जख्म 1 साल होने को है, वो तमाम तर जख्म अभी भी ताजा हैं। और कौम को ये क्या पैगाम दे रहे हैं, नेशन को ये क्या पैगाम दे रहे हैं, लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि 9 मई का दिन चूज करते हैं और सिर्फ इंतशार और एहतजाज। वकील साहब आप पे ये इल्जाम लग रहा है कि आप ये 9 मई के वाक़े से ना 9 मई के वाक़े से आप सियासी फायदा उठा रहे हैं। गवर्नमेंट इश्तिहार चला रही है टीवी पे, तो ये तो आपको एक्यूज कर रहे हैं कि आप फायदा उठा रहे हैं उस वाक़े से अपना पॉलिटिकली। देखिए हमने इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से क्या फायदा उठाना है? हमें क्या फायदा? क्या आपकी आंखें अश्क बार नहीं है? क्या पूरी कौम जो है वो शर्मिंदा नहीं है इस सारे किए हुए सिचुएशन पे? क्या वो आज भी वीडियोस आप जो देख रहे हैं, आग लगी हुई है जिना हाउस के बाहर, GPO चौक के बाहर, कर्नल शेख खान साहब के मुजस्समे को जिस तरह मिसमार किया गया, वो तमाम तर चीजें द वुंड्स आर स्टिल फ्रेश। आप ये नहीं कह सकते कि 9 मई का वाकया जो वो 1 साल गुजरा है लेकिन वो पहली बरसी है। यू कुड हैव चोजन अनदर डे। या आप ये कह दें कि हम देखिए एहतजाज उन्होंने करना है तो इन सॉलिडारिटी विद दोज फैमिलीज जिनके शोहदा के मुजस्समों को मिसमार किया है, उनके साथ एहतजाज क्या होगा? उनके साथ यकजहती कर। अदरवाइज तो वो ये कहेंगे कि जी हमारे खिलाफ वही इनका घिसा पिटा ड्रामा, वही कहेंगे 45-47, फिर तो 18 से शुरू करना। काकड़ साहब ने भी 45-47 कह दिया। बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी ताना दिया ये हनीफ अब्बासी साहब को। वो हनीफ अब्बासी साहब भी क्लैरिफाई कर सकते हैं उनको क्या थाना दिया, लेकिन बात यह है मैं तो 18 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। जिस तरह का मैंडेट इनके पास था, जो तमाम चीजें इनके पास थी, मैं तो उस पर बात करूंगा। और ये अगर कहते हैं कि ये हमने बड़ा जो है ये सारी तकरीबन चीज हुई है और ये मैनेज हुआ है एंड सो एंड सो फोर्थ, तो ये इनको भी देखना चाहिए कि ये 18 में जो जिस तरीके से ये आए हैं, अभी भी इनका मुतालबा रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस नहीं है। चलिए 18 की धांधली को भी फिर आप कह रहे हैं कि उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि अगर जुडिशन बनता भी है तो वही बात जो DG ISPR ने की, वही अकील साहब ने की कि 2014 के धरने से उसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।